बच्चों, तो बच्चों हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि आवेश किस प्रकार से काम करते हैं, आवेश क्या होते हैं, आवेश के प्रकार क्या होते हैं। दूसरी बात कि आवेश किसी भी वस्तु को किस प्रकार में आवेशित किया जा सकता हूँ, ठीक है, आवेशित कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने एक चीज और पढ़ी थी। क्या ये चीज थी सर? वो थी आवेश के गुण, जो इंपॉर्टेंट था। उससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? क्वांटमीकरण। क्या था? क्वांटमीकरण। Q इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल एन ई निकाला था हमने। उससे रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हमने हल किया था, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, बात कौन सी आती है? अब बात आती है आपके कूलाम के नियम के बारे में। तो क्या हम कूलाम का नियम कुछ हद तक पढ़ चुके थे? सर बिल्कुल पढ़ चुके थे। तो फिर सर दोबारा पढ़ने की जरूरत? अरे भाई, कूलाम का नियम हमने कहां तक पढ़ा था? सिर्फ उसके कूलाम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा था। किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था बेटा? उस कूलाम के नियम को हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो कैसे होता है? अब बच्चों आपको अच्छे से पता है कि बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। लेकिन जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, लेकिन जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा, उस कूलाम के नियम को हमने कैसे पढ़ा था? मैग्नीट्यूड के हिसाब से। किसके हिसाब से? मैग्नीट्यूड के हिसाब से। अब बच्चों मुझे उसका क्या करना है? सदिश निरूपण करना है। क्या करना है उसका? सदिश निरूपण। अच्छा चलो आओ जरा देखते हैं इसको भी। आजा भाई, तुम आजा, मैं तुझे चांद के उस पार लेके चलूं। आओ। बल का सदिश निरूपण। अच्छा बच्चों, आपको पता है आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम सिर्फ कूलाम के नियम के बारे में ही बातचीत करेंगे। अच्छा सर, हमने तो पढ़ लिया, फिर दोबारा क्यों पढ़ेंगे? भाई हमने तो क्या किया, कूलाम का बल का जो कूलाम का नियम है वो तो हम पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा क्या जरूरत? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि कूलाम के नियम के हिसाब से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड लेवल के, वो किस तरीके से हमें सोल्व करने हैं, उसी से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। और एक नियम और पढ़ेंगे हम अध्यारोपण का सिद्धांत करके, वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो आज क्या क्या बातें होंगी? आज बात होंगी, पहले तो हम आंकिक प्रश्न सोल्व करेंगे, अर्थात न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। दूसरी बात, इसका हम अभी सदिश निरूपण देखने जा रहे हैं कूलाम के नियम का, अर्थात स्थिर विद्युत की बल का हम क्या देखेंगे? सदिश निरूपण देखेंगे। तीसरी बात, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। चौथी बात ये कि हम जो देखने वाले हैं वो है बल की सीमाएं। बल की सीमाएं मतलब कौन सी सीमा? सर हमारे घर के बगल में जो रहती है। अरे वो नहीं, बल की सीमाएं मतलब लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या? लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज का खेल शुरू किया जाए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर, करो आप, वैसे भी मानने वाले तो हो नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी तक अब बात सुनना, मुद्दे की बात अब आई है। मान लो कि ये आपका चार्ज रखा हुआ है Q1। कौन सा चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे? Q1 रख दिया, बिल्कुल रख दो सर, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है, रख दिया भाई। मान लो एक चार्ज और इधर कहीं पे रखा हुआ है, ऐसे दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2। प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। फिलहाल मैं क्या निकालना है बच्चों? इन दोनों आवेश का ये कूलाम के बल का सदिश निरूपण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन दोनों आवेश के लिए कूलाम के बल या स्थिर विद्युत की बल का सदिश निरूपण। क्या किया जाए? इसको सोल्व किया जाए, बिल्कुल किया जाए। मान लो यहाँ कोई पॉइंट O है। कौन है? O है। और आओ तुम O से किस Q1 के बीच की दूरी कितनी है? R। कितनी है बेटा? R। ये कितनी डिस्टेंस है? R। सही है, ठीक है सर, क्या दिक्कत है? ये वाली डिस्टेंस है R2। वो एक किसी बिंदु से Q1 और Q2 कितनी दूरी पे रखे हुए हैं? R1 और R2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इन दोनों चार्ज के बीच में दूरियां आ गई है, बिल्कुल आ गई है। इन दोनों चार्ज के बीच में इनके संबंधों में दूरियां आ गई है, और ये दूरी किसके इक्वल है? माना कैपिटल स्मॉल r के मैग्नीट्यूड।
अच्छा बच्चों, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? ओनली मैग्नीट्यूड की। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? मैग्नीट्यूड की। अच्छा ठीक है साहब, अब मुझे एक बात दो, क्या ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर बल लगा रहे होंगे? बिल्कुल लगा रहे होंगे। एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। अच्छा, इस 2 वाले चार्ज पर कौन लगा रहा है? 1 वाला चार्ज, 1 वाला आवेश जो है वो इस पर बल लगा रहा है। क्या इस तरफ से लगाएगा? भाई इस 2 वाले आवेश पर ये 1 वाला आवेश किधर फोर्स लगाएगा? इस तरफ भी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल F2 वेक्टर। सिमिलरली इस 1 पर कौन बल लगा रहा है? दूसरे नंबर का चार्ज या दूसरे नंबर का आवेश। इस 1 पर कौन लगा रहा है बल? ये दूसरे नंबर का आवेश। तो क्या ये कुछ इस तरीके से रिपेल करेगा, इस तरीके से प्रतिकर्षित करेगा? तो फोर्स की डायरेक्शन तो क्या होगी? इस तरफ होगी। अच्छा, फोर्स को क्या लिखा मैंने? F12 वेक्टर 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल। इसको क्या पढ़ेंगे? 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल, और इसको पढ़ेंगे 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल। हो जाएगा? हो जाएगा सर, क्या दिक्कत है इसमें? बहुत सही, बहुत सही जा रहे हो आप। अच्छा चलो ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं, सॉरी, अब मुद्दे की बात करते हैं। फिलहाल अब बच्चों इस आर वेक्टर को भी भूल जाओ, या इस आर को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। अब मैं बात करता हूं, फॉर्मूला निकालो आप F12 वेक्टर। क्या निकालो? F12 वेक्टर निकाल लो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है हमको तो। अच्छा, KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख दूं? KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दो सर, KQ1Q2 अपॉन, अब यहां पे क्या लिखना चाहिए था? आर स्क्वायर। क्या लिखना चाहिए था? आर स्क्वायर। लेकिन मैं क्या पढ़ रहा हूं? सदिश निरूपण। तो क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। अब मुझे बताना बात को, F12 के लिए बात करते हैं। किसके लिए? F12 के लिए। तो बच्चों यहां से कहां जा रहा हूं? इस तरफ जा रहा हूं। देख क्या सही कह रहा हूं? F12 फोर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं। F12 फोर्स के लिए बात कर रहा हूं। क्या इधर से इधर जा रहा हूं? F12 के लिए किधर जा रहा हूं? इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। बिल्कुल जा रहा हूं सर। अच्छा, इनिशियल पोजीशन क्या है? 2। फाइनल पोजीशन क्या है? 1। भाई अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति क्या है यहाँ पे? 1। और प्रारंभिक स्थिति क्या है? 2। देख 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 देख, मुझे किधर जाना है? 2 से 1 की तरफ। किधर जाना है? 2 से 1 की तरफ। अब 2 से 1 जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं मैं? 2 से 1। अगर 2 से 1 नहीं जा रहा हूं तो याद कर, आपको स्थिति सदिश निकालना सिखाया होगा 11th में। क्या निकालना सिखाया था? स्थिति सदिश। अब भाई बुद्धि की बात तो सर, क्या निकालना सिखाया था? स्थिति सदिश निकालना सिखाया था। स्थिति सदिश, इसके लिए क्या होगा? R12। बात किसकी कर रहा हूं? F12। तो इसके लिए क्या बात करूंगा? R12। क्या बात करूंगा? R12। ठीक है, फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इसको वेक्टर को हटा देते हैं। R12 हो गया। अब स्थिति सदिश है, किधर से किधर जा रहा हूं? 2 से 1। स्थिति सदिश निकालने के लिए क्या करोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। भाई किसी भी चीज के डिफरेंस या किसी भी चीज की स्थिति पोजीशन निकालने के लिए क्या करता था मैं? फाइनल माइनस इनिशियल करता था। अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम यहाँ पे क्या है? 1। फिर 2 से चल के 1 पे पहुंचा। 2 से चल के 1 पे पहुंचा। इधर से चल रहा हूं ना मैं, ऐसे चल रहा हूं। मान लो मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे को इधर चलना है। तो कहां से स्टार्ट करी? 2 से। कहां को गया? 1 पे। तो अंतिम पोजीशन क्या होगी? 1। तो R1 माइनस R2, ये क्या आ गई? इसकी स्थिति सदिश। ये क्या आ गई? इसकी स्थिति सदिश आ गई। ठीक है, अब स्थिति सदिश आ गई, ये टी मान लो हो गया। अब बच्चों ये तो होगी स्थिति सदिश। तो R की जगह क्या रखोगे आप? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R की जगह क्या रखोगे? अब R की जगह क्या रखना है आपको? यहाँ पे R12 रखना है। क्या रखना है? R12। और R12 की जगह क्या पुट करोगे? अब F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R1 माइनस R2 का, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है। ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है। फिलहाल हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसे मैग्नीट्यूड भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई स्थिति सदिश। ये क्या बात आई? F12 के लिए। किसके लिए बात आई है? F12 के लिए। अच्छा बताओ, ये तो क्या हुआ आपका? ओनली मैग्नीट्यूड हुआ भाई, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ? ओनली
मैग्नीट्यूड हुआ। ये क्या हुआ बच्चों आपका, या इसका मॉडल ले लेते हैं फिलहाल, ये क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन सर आपने तो कहा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब मैग्नीट्यूड तो आ ही गया, साथ में क्या आना चाहिए, दिशा भी आनी चाहिए। तो दिशा निकालने के लिए बच्चों किसके यूज करते हैं, इकाई सदिश का, याद है आपको। अब अगर ऐसा चीज नहीं याद है तो मैं इस वीडियो के आई बटन पर आपको वेक्टर टॉपिक का लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं, वहां जाके आप वेक्टर टॉपिक को एक बार देख सकते हैं। तो दिशा किससे दी जाएगी, इकाई सदिश, किससे दी जाएगी, इकाई सदिश। इकाई सदिश किसके लिए निकालना है, इसके लिए r12 के लिए, किसके लिए निकालना है, r12 का इकाई सदिश। इकाई सदिश को ऐसे कैप में लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो लगा दी, वेक्टर तो ऐसे ही रख दी, r12 की जगह क्या रखोगे, r1 माइनस r2, ये लो r12 वेक्टर कैसे आएगी, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, r1 का मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गई आपकी डायरेक्शन, ये क्या देगी आपकी दिशा देगी, ये क्या देगी आपको दिशा देगी, दिशा पाठ भी नहीं दिशा देगी, ठीक है। अब मान लो इसको मैं कहां रखूं, यहां कहां रख देता हूं, यहां पे मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन भी पता नहीं ना, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, F12 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो पहले था, अब और क्या ऐड कर दिया, ये चीज भी ऐड कर दी। तो R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये यहां से आया। अब देख ये भी स्क्वायर हो रही है, एक और क्या मिलके क्या बनेगा, Q, क्या बनेगा Q, के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और इधर क्या लिखेगा, R1 माइनस R2 वेक्टर, इधर क्या लिखेगा, R1 माइनस R2 वेक्टर। ये क्या आया तेरे पास, ये आया है F12 वेक्टर, ये क्या आया तेरे पास, F12 वेक्टर, क्या है ये तेरे पास, F12 वेक्टर हो जाएगा। अच्छा यहां तक कॉपी करो बच्चों इसको। अब वापस सेम चीज किसके लिए निकालनी है, F21 के लिए, किसके लिए निकालनी है, F21 के लिए, सेम प्रोसीजर करना है। यहां तक करो, वापस हम स्टार्ट करते हैं। हो गया क्या, हो गया, चलो अब बात करते हैं F21 वेक्टर की, किसकी बात करते हैं, F21 वेक्टर। F21 वेक्टर के लिए K Q1 Q2 तो सेम रहेगा, K Q1 Q2 तो सेम रहेगा। R12 था पहले, और अब क्या हो जाएगा, R21 का स्क्वायर, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, R क्या लेनी है यहाँ पे, R21। अच्छा कहने का मतलब क्या है, अब सर आप कहां खड़े हो, इस 1 वाली पोजीशन पे खड़े हो, कहां खड़े हो, 1 वाली पोजीशन पे, और जाना किधर है, 2 की तरफ, जाना किधर है, 2 की तरफ। सो वापस से अब किस क्या निकालना मेरे को, R21 निकालना है। R21 मतलब स्टार्टिंग कहां से करनी है, 1 से, और जाना कहां है, 2 पे। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है, 1, और अंतिम स्थिति क्या है, 2। सदिश क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो R2 माइनस R1। अब इसके लिए इकाई सदिश निकालो, इसके लिए इकाई सदिश निकालो, R21 का केप। अब इकाई सदिश निकालने के लिए वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेम प्रोसीजर है। ये वापस से 2 1 की जगह कैसे लिखोगे, 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1। ये क्या बताएगी, इस फोर्स के लिए दिशा बताएगी, इस फोर्स के लिए क्या बताएगी, दिशा बताएगी। अब दिशा है दिशा, अब क्या लिखो यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दो, इस तरीके से पूरा सोल्व करूं, डायरेक्ट लिख देता हूं यार, इतना समझ लो। K Q1 Q2 R1 माइनस R2 की जगह वापस क्या रखूंगा, R2 माइनस R1 रखूंगा, यहां भी R2 माइनस R1 रखूंगा, यहां भी R2 माइनस R1 रखूंगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन
R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब डॉट वेक्टर में क्या आएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये चीज आएगी। ये क्या आया F21, ये क्या आया F21। अच्छा वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर है। क्या इसकी मैग्नीट्यूड पता है? सर ये रहा मैग्नीट्यूड। क्या इसकी डायरेक्शन पता है? सर ये रही इसकी डायरेक्शन। अच्छा बच्चों अब यहां पर आपके साथ एक धोखा हो सकता है। अब यहां पर आपके साथ में क्या धोखा होगा? आपके साथ धोखा होगा कहीं पर बुक में आपको ये सब चीजें जैसे मैंने लिखा ना R1 माइनस R2, R2 माइनस R1, तो हर जगह आपको ये लिखेगा मिलेगा R12 R21 वेक्टर है ना। ये इसको प्लस मानेगा, कभी इसको प्लस मानेगा, कभी इसको माइनस मानेगा, कभी इसको माइनस मानेगा, तो आपको काफी कंफ्यूजन होगा। अबे भाई हमें खुद को पता नहीं है कि ये प्लस है या माइनस आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने वो झंझट ही नहीं देखा, R2 माइनस R1 रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया R1 माइनस R2। वरना आपको एनसीईआरटी में इसकी जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा R12 वेक्टर, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। या आपको इसकी जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? इसकी जगह तो लिखा हुआ मिलेगा R12 वेक्टर, इसकी जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा R21 वेक्टर। इस तरीके से आपको वेक्टर फॉर्म में दिया होगा एनसीईआरटी में भी, ठीक है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या है? एक ओवरऑल है, ये क्या है? ओवरऑल है। और आप ऐसे लिखोगे R12 R21, तो वहां पर बुक वाला किसको प्लस मान रहा है किसको माइनस मान रहा है, आप किसको प्लस मान रहे हो किसको माइनस मान रहे हो, तो वहां पे कंफ्यूजन की वजह से। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा बच्चों अब एक फॉर्मूले को थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। एडिट क्या करना, या फिर इसको करो, दोनों में से किसी एक को करो। इसको कर लेते हैं लिखा हुआ भी, ठीक है। अब F12 इसको थोड़ा सा अच्छी शक्ल में लिखता हूं, सुनना बात को। F12 वेक्टर इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है मेन फॉर्मूला। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर नीचे क्या करता हूं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा सो K Q1 Q2 अपॉन, अगर यहाँ नीचे माइनस लेके आऊंगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये R1 माइनस R2 को चेंज करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। R2 माइनस R1 वेक्टर किसको करेगा? R2 माइनस R1 वेक्टर। और इधर क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। भाई ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ऊपर का माइनस रह गया, नीचे के माइनस से ये डायरेक्शन चेंज होगी, ये मैग्नीट्यूड सर, ये मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ कि ये बिल्कुल एज इट इज इसके जैसा लग रहा है? ये बिल्कुल एज इट इज। मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन को भूल जाओ, डायरेक्शन को भूल जाओ, डायरेक्शन से मुझे लेना देना नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं और इधर जो इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, भूल जाओ ये डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए, डायरेक्शन है भूल जाओ। फिलहाल क्या मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब था। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है सर, ये तो वेक्टर, अरे ये वेक्टर क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है मैंने, ये वेक्टर क्वांटिटी ऐसी, मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ ऐसे है ना, पास में नहीं करना। अच्छा K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 एज इट इज ऐसा दिख रहा है, तो यहां क्या पुट कर दूं मैं F12 वेक्टर या मैग्नीट्यूड ही मान लेता हूं उसका, वेक्टर यहां से लेकर लेंगे। अब माइनस एज इट इज, और इन सबकी जगह क्या लिख दिया? F21 लिख दिया। क्या लिख दिया? F21। कहने का मतलब कि ये दोनों फोर्स, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है। क्या है? मैग्नीट्यूड में तो सेम है, अर्थात परिमाण में तो समान है, परिमाण में तो समान है, किंतु दिशा में विपरीत है, किंतु दिशा में विपरीत है। ये दोनों बल जो हैं, ये दोनों बल F21 और F12 ये दोनों देखो मैग्नीट्यूड में तो समान है, क्यों? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सेम फॉर्मूला लगा, बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एक इधर चला एक इधर चला, काई चला, ठीक है। लिखो यहां तक कॉपी करो। ये था आपका सदिश निरूपण बच्चों। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कैसे सवाल आता है वो हम देखेंगे, फिलहाल आप यहां तक कॉपी करो। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों अब बताओ
यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक ऐसे कोई हमारे पास बात नहीं आई जो समझ नहीं है। सिंपल सा सदिश निरूपण था वो हमें करना था। अब बच्चों कूलाम के नियम पर हम कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए जा रहे हैं। अब कूलाम के नियम पर आंकिक प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं, अलग अलग पैटर्न पर प्रश्न बनते हैं, वो सब पैटर्न मैं आपको कराऊंगा, है ना। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हर जगह से हर पोर्शन में से ये क्वेश्चन उठ जाता है। ये चैप्टर ऐसा है जो आपकी काइनेमेटिक्स अर्थात मोशन को भी कवर करेगा, ठीक है, या आपकी जो क्या बोलते हैं एसएचएम यानी सरल आवर्त गति थी वहां चला जाएगा, ठीक है, रोटेशनल में चला जाता है ना। पूरी 11 की फिजिक्स में से कहीं पर भी ये जो चैप्टर है वहां पर उसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये ऐसे चैप्टर है जो पूरी फिजिक्स में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो इसके क्वेश्चंस का कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है, बस अपने को बस पैटर्न थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको पैटर्न पता है क्वेश्चन सोल्व करने का तो आप इजीली कर लोगे, कहीं पर मात नहीं खाओगे। तो पहला पैटर्न की बात करते हैं, पहले पैटर्न की बात करते हैं जो जनरल क्वेश्चन है, जो कूलाम के नियम पर जनरल प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपके पास प्रश्न था, आपके पास फॉर्मूला था, इतना था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप इतने से फॉर्मूले को जानते हो, यही जानते हो? हाँ सर बिल्कुल यही जानते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहला क्वेश्चन वो कहा, कौन कहा कि पहले पहले पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है ना। ओके चलो, दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2, या दो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2, ठीक है साहब। इन दोनों के बीच की दूरी स्टार्टिंग में क्या है, R है। क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। अब वो क्या छेड़खानी करेगा, देखना, वो कहेगा कि Q1 को क्या किया, अगड़म बगड़म मान लो। पहले एक बात और दे देता हूं आपको कि अब इस वाली कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो स्थिर विद्युत की बल लग रहा है वो क्या है, F लग रहा है। क्या लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या किया कि Q1 को चेंज किया उसने टू Q1, मतलब इस Q1 को क्या कर दिया, डबल कर दिया। इस Q1 को क्या कर दिया, डबल कर दिया। और इस Q2 को चेंज करके क्या कर दिया, उसने पहले से 1/4 कर दिया। पहले से क्या कर दिया, 1/4 कर दिया। पहले कितना था Q1, उसको बढ़ा के कितना कर दिया 2Q1। मान लो पहले था 2 कूलम तो अब कितना हो गया 4 कूलम। पहले था 3 कूलम तो अब कितना हो गया 6 कूलम। सिमिलरली जैसे Q2 था, पहले मान लो 4 कूलम चार्ज था, ये Q2 कितना था 4 कूलम, अब कितना हो गया 4/4 1 कूलम, ठीक है, मतलब पहले से 1/4। पहले मान लो ये Q2 8 कूलम था तो अब कितना ले जाएगा 8/4 2 कूलम, ठीक है। इस तरीके से कम कर दिया, इसको बढ़ा दिया और इसको कम कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप पूछेगा आपसे कि नया स्थिर विद्युत की बल बताओ, नया स्थिर विद्युत की बल बताओ, या तो ये पूछे या ये पूछेगा कि जो नया स्थिर विद्युत की बल है वो पुराने वाले स्थिर विद्युत की बल से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोनों करते हैं अपन, ठीक है। पहले 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 स्टार्टिंग में जो है स्थिर विद्युत की फोर्स निकालने थे, क्या आएगा F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई पहले क्या था Q1 था Q2 था R थी, R स्क्वायर रख दिया, ये था पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, ये था स्टार्टिंग में। अब इनमें चेंज किया, Q1 की जगह क्या रखा 2Q1, Q1 की जगह क्या रखा 2Q1। तो अब ऐसा केस बनेगा बच्चों, Q1 की जगह रख दिया आपने 2Q1 और Q2 की जगह रख दिया Q2/4, यही है Q2/4, ये रख दिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी R ही है, दूरी में कोई चेंज नहीं किया गया। अब वो नया फोर्स पूछता है F' बताओ, नया फोर्स क्या है F', तो वापस K Q1 की जगह 2Q1 रख दो, Q2 की जगह Q2/4 रख दो, Q2/4 रख दो, R स्क्वायर रख दो। अच्छा इस 2 से ये 4 कट के 1/2 हो गया। F' = K Q1, यहां से ये 2 और ये 4 कट के Q2/2, और ये R स्क्वायर पहले ही था, देख K Q1 Q2/R स्क्वायर। ये फॉर्मूला का कहां था, ये किसके इक्वल है F के इक्वल। तो नया फॉर्मूला क्या आएगा F' = F/2। नया फोर्स क्या आएगा, नया फोर्स क्या हो जाएगा पुराने फोर्स का आधा हो जाएगा। नया फोर्स जो है वो पुराने फोर्स से आधा हो जाएगा। पुराना फोर्स कितना था
एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नया फोर्स कितना है, एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 2r स्क्वायर। कितना है, के Q1 Q2 अपॉन 2r स्क्वायर। अच्छा ये 2r स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ पर आवेश को परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया, आवेश को परिवर्तित कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो उसने बदला आवेश को, मैं बदल देता हूं दूरी को। मैं क्या बदल देता हूं, दूरी को बदल देता हूं। मान लो ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2, फिलहाल इनके बीच की दूरी है 4, या फिर इसको R ही मान लेता हूं, वैल्यू नहीं रख रहा हूं मैं, ठीक है R। अब क्या हुआ कि इन दोनों आवेशों को मैं पास पास लेके आया। इन दोनों आवेश को मैं चलो दूर लेके जाता हूं, पास नहीं लेके आता हूं। ये लो, इन दोनों आवेशों के मध्य में मैंने क्या किया, दूरियां बढ़ा दी। इन दोनों को मिलने से मैंने रोक दिया और इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ा दी। पहले R थी, अब कितनी कर दी मैंने, डबल कर दी। कितनी कर दी, डबल कर दी, डबल कर दी, ये लो कर दी। अब वो पूछ रहा है कि एफ डैश निकालो। मतलब पहले जब R थी तब फोर्स कितना था, F। तब फोर्स कितना था, F। अब जब R को बढ़ाकर 2R कर दिया गया तो नया फोर्स क्या है, F डैश मान लिया। तेरे को F डैश नहीं मानना तो P Q R कुछ भी मान, क्या दिक्कत है। अच्छा अब वो क्या पूछेगा आपसे कि नए फोर्स पुराने फोर्स से किस तरीके से रिलेटेड है। नया फोर्स पुराने फोर्स से किस तरीके से रिलेटेड है, सेम कैसे आएगा, सेम ये वाला आंसर। अब देख कैसे आएगा, मतलब तरीका वही है कि नया फोर्स पुराने फोर्स से किस तरह रिलेटेड है, कि नया फोर्स जो है पुराने फोर्स का आधा है। अब आओ F निकालते पहले, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आ गया इसका केस, ये किसका आया, इसका केस आया। F डैश निकाल। F डैश में क्या चेंज किया, K को चेंज नहीं कर सकते, Q1 को भी नहीं किया, Q2 को भी नहीं किया। अब R की जगह क्या रखोगे, 2R। R की जगह क्या रखोगे, 2R का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो K Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर। ये क्या बचेगा, 4R स्क्वायर। ये क्या बन गया, 2R का होल स्क्वायर, 4R स्क्वायर। अच्छा 4R स्क्वायर, ठीक है। क्या K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, देखा देखा लग रहा है, हाँ सर ये रहा है। सो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, F। सो F डैश इज इक्वल टू, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, F। यहां कितना था, 4। यानी कि जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा वेरिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा वेरिएशन मिलेगा। कैसे, कभी आपको यहाँ पर ये दोनों चार्ज बदल देगा, कभी दूरी बदल देगा, कभी दोनों चेंज कर देगा, डिस्टेंस में भी चेंज कर देगा और चार्ज आवेशों में भी चेंज कर देगा। फिर आपसे पूछेगा नया रिलेशन। इस तरीके के पैटर्न में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नया फोर्स और पुराने फोर्स, इन दोनों में आपस में संबंध बताना है। क्या बताना है, इन दोनों में आपस में संबंध बताना है, ठीक है। सोल्व करो। मैंने आपको जनरली लिखा, आपको प्रश्नों में क्या दिया जाएगा, यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू दी जाएगी, तो वैल्यू देके आंसर निकाल लो। या तो पहले आप इस तरीके से सोल्व कर लो और डायरेक्ट आंसर निकाल लो, या तो पहले इस तरीके से सोल्व करो और फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो, या फिर स्टार्टिंग से ही वैल्यू पुट करते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे सोल्व करो, ठीक है। बट मेरा तरीका था ये एक पैटर्न, ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन करो। ओके प्यारे बच्चों, अब हम कुछ थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पुराने फोर्स और नए फोर्स, मतलब पहले वाले जो की सिचुएशन दी हुई थी के Q1 Q2 R, उन सबको लेके एक फोर्स आया। अब उन्हीं जो सिचुएशन है उसमें चेंज कर दिया उसने। अब उसी सिचुएशन में क्या कर दिया उन्होंने, चेंज कर दिया। क्या करेगा, Q1 Q2 को चेंज कर देगा, यानी कि दोनों आवेशों के आवेशों की वैल्यू चेंज कर देगा, या उन दोनों के बीच की दूरी चेंज कर देगा, या दोनों को चेंज कर देगा, आवेशों को भी चेंज कर रहा है और दूरी को भी चेंज कर रहा है। तो उसके हिसाब से कोई नया फोर्स आया तो आपको नया फोर्स निकालना है, ठीक है। या फिर दूसरा पैटर्न क्या पूछ सकता है कि उस नए फोर्स और जो पहले वाला फोर्स था पुराना फोर्स, उन दोनों में रिलेशन निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको करना कैसे वो मैं आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा सा आते हैं टॉपिक के और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और दूसरा चार्ज यहां कहीं रखा हुआ है Q2। क्या रखा है, दोनों चार्ज रखे हुए हैं, आवेश रखे हुए हैं
एक रखा हुआ है Q1 और एक रखा हुआ है Q2। ठीक है सर, रखो। अब मैं बात कर रहा हूं इस Q1 आवेश पर। Q1 आवेश पर क्या Q2 आवेश बल लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है। कितना लगा रहा है? F12 वेक्टर, F12 वेक्टर क्या लगा रहा है? F12 वेक्टर। अर्थात इसे Q1 आवेश पर 2 आवेश के द्वारा लगाया गया बल F12 वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे क्या पूछता हूं इस सिचुएशन में कि Q1 आवेश पर, या लिख देता हूं, इसे यहां लिख देता हूं, Q1 आवेश पर कुल बल, Q1 आवेश पर कुल बल, Q1 आवेश पर कुल बल निकालो। क्या निकालो? इस Q1 आवेश पर कुल बल। अरे सर, कुल बल की क्या जरूरत है? एक ही आवेश है। कितना आवेश है? एक ही आवेश है, तो कुल बल भी क्या होगा? इस आवेश के द्वारा लगाया गया बल। कुल बल भी क्या होगा? इस आवेश के द्वारा लगाया गया बल। अच्छा, यहाँ पे एक बल और उपस्थित है। कौन सा? सर ये भी तो लगा रहा है F21 वेक्टर। क्या इसे भी कंसीडर करूं? नहीं, ये F21 तो क्या है? Q1 लगा रहा है Q2 पर। ये वाला फोर्स तो क्या है? Q1 लगा रहा है Q2 पर, तो इसे तो कंसीडर नहीं करना। क्यों? अभी देख, ये मान ले ये एक लड़का है और एक ये ई की मात्रा है। कौन है ये? ई की मात्रा। अब देख, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो देख, मैं पूछता हूँ इस पर लगने वाला टोटल फोर्स बता। तो क्या बोले? सर एक ही है। कौन सा? ये जो लड़की अट्रैक्शन लगा रही है वही है एक फोर्स। तो इस पर भी क्या है? एक ही फोर्स है, F12। F21 तो क्या ये दे रहा है, ये लगा रहा है, उसको कंसीडर नहीं करना। F12 ही कंसीडर करना है, यानी कि इस Q1 आवेश पर सिर्फ एक बल है। कौन सा? F12 लगाने वाला। ठीक है, तो कितना है कुल आवेश बल? F12 वेक्टर, F12 वेक्टर। ठीक है, यहां तक की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इन दो के बीच में एक तीसरा लेके आ जाता हूं। अच्छा, दो के बीच में कोई तीसरा आया तो हमेशा द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है? बिल्कुल होती है। तो मान लो इन दो के बीच में मैं किसी तीसरे को लेके आ गया। अच्छा, ये तीसरा भी इसको कुछ ना कुछ बल तो देगा। बात सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, Q1 की। इन दोनों की बात नहीं कर रहा, ये Q2 Q3 की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं Q1 की। तो क्या है, Q3 भी Q1 पर बल लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। मान लो कुछ इस तरीके से लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। अब मान लो कि मैंने इस बल को नाम दे दिया F13। क्या नाम दे दिया इसको? F13। अब वाले केस में जब क्या, जब 3 आवेश हो गए, भाई पहले कितने थे? 2, अब कितने हो गए? 3 आवेश हो गए। 3 आवेश हो गए, तो अब मैं पूछता हूं कि Q1 आवेश पर कुल बल बताओ। Q1 आवेश पर कुल बल बताओ। ओनली F12 या F12 प्लस F13? सर कुल बल तो कितना हो गया? F12 प्लस F13। कितना हो गया? F12 प्लस F13। सुन बात को, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं। अच्छा, ये और एक ये बंग बंग, ये है। पहले क्या था बच्चों? कंपटीशन कम था। पहले क्या था? कंपटीशन कम था। इस पर कितना बल लग रहा था? सिर्फ एक बल लग रहा था। इस पर कितना बल लग रहा था? एक बल। कौन सा? जो ये लड़का लगा रहा था। ये मेरा चिंटू किस पे लगा रहा था? चिंकी पे बल लगा रहा था। बस एक ही लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था। अब इन दो के बीच में तीसरा और आ गया। अब इन दो के बीच में तीसरा को आ रहा है। कौन है ये इसके पिताजी हैं, ये चिंकी के पिताजी हैं। अब जब चिंकी के पिताजी आ गए तो चिंकी पर क्या लगेगा? चिंकी पर 2 बल लगेंगे। चिंकी पर 2 बल लगेंगे। एक तो ये पहले ही लग रहा था, दूसरा ये भी लगेगा। तो चिंकी पर अब कुल कितने बल हैं? एक और एक ये। कितने बल हैं? 2 बल है। कितने बल हैं? 2 बल है। ये चिंकी और ये चिंटू, पहले तो एक ही बल था F12। जब चिंकी के साथ में चिंकी के पिताजी आए तो कौन सा फोर्स और लग गया? F13 भी लग गया। अब मान लो धीरे धीरे चिंकी की माताजी भी आ गई। कौन आ गई? चिंकी की माताजी। तो क्या चिंकी की माताजी भी इस तरफ फोर्स लगाई? ये लगा दिया।
इसको मैंने बोल दिया F14 वेक्टर। मान लो चिंकी की माता जी भी आई, ओ मेरी बेटी, वो नहीं चिंकी की माता जी। अब चिंकी की माता जी भी इस पर फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। तो अब चिंकी पर कितने हो गए, 1 2 3, कितने हो गए, 3। तीसरा क्या है, F14 वेक्टर। कितने हैं, F14। इसी तरह चिंकी का भाई आ जाएगा, चिंकी का भाई भी लगाएगा, वो भी ऐड करोगे। तो एक बात बताओ कि क्या Q1 आवेश पर कुल बल चेंज हुआ पहले से? जब 2 आवेश थे तो कुल बल कितना था, ओनली F12 वेक्टर। जब तीसरा भी आ गया तो कितना था, F12 प्लस F13। जब चौथा भी आ गया तो कितना हो गया, F12 प्लस F13 प्लस F14। तो क्या हर एक केस में इस Q1 आवेश पर लगने वाला बल चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। सॉरी, जे कोरोना। अच्छा, क्या Q1 पर लगने वाला बल हर केस में चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। कौन सा बल, नेट फोर्स, कुल बल। क्या, कुल बल, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, कुल बल चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन मुझे बताओ, क्या इन सब के आने से इन दोनों के बल में, इन सब के कारण Q3 Q4, इस Q3 Q4 के कारण क्या इस Q1 और Q2 के बीच में, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो चेंज हुआ? मेरा प्रश्न सुनना। प्रश्न ये है कि क्या पहले Q1 और Q2 के बीच में बल लग रहा था, ठीक है, पहले वाले, जब ये भी नहीं थे, पहले कौन था, Q1 और Q2। पहले इन दोनों के बीच में बल कितना था, F12। पहले इन दोनों के बीच में बल कितना था, F12, ठीक है। और इस Q1 पर कुल आवेश भी कितना था, F12। इन दोनों के बीच में बल कितना था, टोटल F12। और इस इन दोनों के बीच में भी बल कितना था, F12। और यहाँ इस Q1 पर लगने वाला बल भी कितना था, F12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप तीसरा का लेके आए, अब कुल बल कितना है, F12 प्लस F13। चौथा आया तो F12 प्लस F13 प्लस F14। इस तरीके से 3 बल लग गए। इस Q1 आवेश पर कितने बल लग गए, इस Q1 आवेश पर कितने बल लग गए, Q2 Q3 Q4, इस तरीके से 3 बल लग गए। लेकिन मुझे बताओ कि इन दोनों के आने से क्या इन दोनों के संबंध में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। ये प्यार न होगा कम, ये प्यार ना होगा कम। अर्थात ये कि इन दोनों आवेशों के मध्य में बल कभी भी चेंज ही नहीं होगा। फिर चाहे आप 2 चार्ज लाओ या 3 आवेश लाओ या 4 आवेश लाओ, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो भी, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स लग रहा है उनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। आप चाहे 10 ले आओ, चाहे 15 आवेश ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन कुल आवेश जरूर चेंज होता है, कुल आवेश जरूर चेंज होता है। तो अब अगर मैं बात करूं, ये प्यार न होगा कम, चलो ठीक है, तो कुल आवेश। अच्छा, अगर यहाँ 3 चार्ज थे, देखो इस Q1 के अलावा कितने आवेश हो रहे हैं, 3 आवेश, तो कुल बल कितना हो गया, 3। 4 होते तो 4 बल, 5 होते तो 5 बल, 6 होते तो 6 बल। इस तरीके से मान लो कि इस पर डैश 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 Qn बल है। कितने n है, कितने बल है, नंबर ऑफ बल कितने हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है, n। तो Q1 पर कुल आवेश कितना होगा, Q1 पर मान लो F1 बोल देता हूँ, सॉरी कुल बल, Q1 पर कुल बल, इसको मैंने बोल दिया F1। क्या बोल दिया मैंने, F1 वेक्टर। तो क्या होगा, F12 1 पर 2 के कारण बल, F13 1 पर 3 के कारण बल, F14 1 पर 4 के कारण बल, डैश 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 कितना, F1n 1 पर n के कारण बल। ठीक है, ये होता है बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमने क्या पढ़ लिया मजाक मजाक में, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या पढ़ लिया, अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी आवेश पर कुल बल
अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए स्थिर विद्युत की बल के सदिश योग के तुल्य होता है, के सदिश योग के तुल्य होता है। अब आपको सदिश निकालना आना चाहिए कि सदिश वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, सदिश योग कैसे क्या होता है, सदिश योग क्या होता है, सदिश योग कैसे सीखते हैं, वो सब आपको आना चाहिए। नहीं आता है फिर तो आपको मैंने आई बटन पर एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहां जाके आई बटन पर वहां जाके आप जो है वेक्टर एडिशन सीख सकते हो। इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सदिश योग के तुल्य होता है। ये क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये इसका स्टेटमेंट है। कॉपी करो फटाफट। चलो बच्चों, ठीक है, तो ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण के सिद्धांत से रिलेटेड काफी क्वेश्चन, अध्यारोपण का सिद्धांत आपके हर एक क्वेश्चन में लगभग यूज होने वाला है। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीगन टाइप क्वेश्चन की। पॉलीगन टाइप क्वेश्चन मतलब जिसमें आपको शेप दी हुई होगी, ट्रायंगल दे दिया, कभी स्क्वायर दे दिया, यानी कि त्रिभुज दे दिया, वर्ग दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, कुछ उल्टा दे दिया, कुछ सीधा दे दिया। ठीक है, उसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। मान लो इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, बहुत आप सोल्व करने वाले हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोनों पर क्या रखा हुआ है, धनावेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, तीनों कोनों पर धनावेश रखा हुआ है। मान लो इसकी जो भुजा है ये क्या है, ए, इथे भी ए और ये भी ए। ठीक है, अब ए देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो सब एंगल कितना होगा, 60 डिग्री के एंगल होंगे। ये वाला एंगल भी 60 का, ये वाला एंगल भी 60 का और ये वाला एंगल भी 60 का। अब मुझे पता है कि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री तक की गंदी बात। ठीक है, अब मान लो ए बी और सी, ए बी और सी, इस तरीके से तीनों वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया मैंने एग्जाम्पल। ये आपको सही करना है। ठीक है, अब मैं क्या पूछा, वो क्या पूछेगा आपको, इस तरीके से आवेश दे दिया। अब क्या पूछेगा वो कि किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेगा, इसको पकड़ लेगा, इसको पकड़ लेगा, इसको पकड़ लेगा। मान लो मैं ये पकड़ लेता हूँ बी, ये पूछेगा बी पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करो, यानी कि बी पर कुल बल ज्ञात करो, अर्थात EF नेट फाइंड आउट करो। कहां पर, बी के लिए, या बी यानी बी पर मतलब इस वाले चार्ट पर रखना है। ठीक है, तो जरा देखो डायग्राम बना लेते हैं। इस बी पर कौन कौन बल लगा रहा है, एक तो सी वाला आवेश बल लगा रहा है और एक ए वाला आवेश बल लगा रहा है। मैंने इसको ए वाला कुछ इस तरीके से धक्का देगा, भाई ए वाला आवेश इस प्लस क्यू को धक्का देगा ना, अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस। मान लो ए वाला जो आवेश है वो बी वाले आवेश को इस तरीके से धक्का देता है, तो ये फॉर्मूला है, ये जो फोर्स है वो ऐसा हो जाएगा, बी पर ए के द्वारा लगाया गया बल, बी पर ए के द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, सी भी लगा रहा होगा, सी कुछ इस तरीके से धक्का देगा, भाई सी भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो ये भी इसको इस तरफ धक्का दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा है। सी पर एक ये बी पर सी के द्वारा लगाया गया बल एफ बी सी। ओके, बिल्कुल। अच्छा बच्चों, ये तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं। अच्छा ये भी 60 डिग्री, हाँ सर ये भी 60 डिग्री। आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं तो नहीं मटक्का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये 60 तो ये भी 60 डिग्री। आमने सामने के कोण में शीर्षाभिमुख कोण कितना हो गया, ये 60 तो ये भी 60। अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ी बताता हूँ। अब सुनो,
कुल फोर्स एफ नेट किसके इक्वल होगा, एफ बी ए प्लस एफ बी सी, एफ बी ए प्लस एफ बी सी, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान देना, माना कि बल सदिश रही, लेकिन इस तरीके के सवालों को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म एज्यूम नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म एज्यूम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पता है। अब मान लो एक सदिश ये इस तरीके से है और एक सदिश इस तरीके से, तो इसका रिजल्टेंट भी कैसा होगा, इधर जाएगा बिल्कुल बीच में, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल बीच में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यानी परिमाण परिमाण सरल हल करूंगा, दिशा यहाँ पर हल करने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात, ये तो यहाँ पर प्लस क्यू, अगर आपको माइनस क्यू और एक प्लस क्यू रख देंगे, एक प्लस क्यू रख दिया और एक माइनस क्यू रख दिया, तो आपको वहां पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं है ना। तो आपको यहाँ विद्युत बल में इस वाले फोर्स में प्लस माइनस लगाने की जरूरत है, ना आपको विद्युत क्षेत्र में प्लस माइनस लगाने की जरूरत। आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, विद्युत विभव, जब हम सोल्व करेंगे विद्युत विभव, वहां आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत पड़ेगी, फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो एफ बी ए निकालो, बी पर ए के द्वारा लगाया गया बल, के क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू, अगर ये दोनों क्यू तो क्यू स्क्वायर लिख दो, Q1 Q2 की जगह क्या लिख दिया मैंने, क्यू स्क्वायर लिख दिया। इन दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर, आर की जगह ए स्क्वायर। अच्छा बच्चों एफ बी सी, एफ बी सी भी यही होगा, एफ बी सी भी क्या होगा, के Q1 Q2, के Q1 Q2 बराबर है, तो के क्यू स्क्वायर रख दिया, क्या रख दिया मैंने, के क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी भी क्या है, ए स्क्वायर, तो दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नहीं आया समझ में, ले छोड़। एफ बी सी निकाल, के Q1 Q2 की जगह क्यू क्यू, Q1 Q2 की जगह क्या रखो, क्यू क्यू, दोनों सेम है, तो क्यू स्क्वायर लिख दिया। डिस्टेंस ए स्क्वायर होगी। अच्छा कि ये दोनों बल आपस में बराबर है, ये दोनों बल आपस में बराबर है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको एफ एज्यूम कर लेता हूँ, भाई दोनों बल क्या है, बराबर है, थोड़ी देर के लिए दोनों को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एफ। अब रिजल्टेंट निकालना, मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बेटा इसका, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स निकालना, बिना मार्कर के क्लास कंप्लीट नहीं होती है सर। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या निकालना है, एफ नेट निकालना। एफ नेट बोले तो ये इस तरीके से जाएगा, एफ नेट बोले तो ये इस तरीके से जाएगा, वो निकालना है, एफ नेट की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे सुनना बात को, मान ले कोई तेरे फोर्स लग रहा है F1 इस तरफ और दूसरा फोर्स लग रहा है F2 इस तरफ, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट R कैसे दिया जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे दिया जाएगा, R इक्वल टू F1 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 और F2 की वैल्यू क्या है, F, भाई F1 बराबर F2 बराबर स्मॉल कैपिटल F। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री रखो। R की जगह क्या रख दो, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या है आपका, नेट फोर्स, रिजल्टेंट क्या है, नेट फोर्स, F नेट। तो मैं लिख देता हूँ R की जगह F नेट, F नेट F1 की जगह F का स्क्वायर, F2 की जगह भी F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 की जगह वापस से F, F2 की जगह वापस से F cos 60, cos 60। अच्छा cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अच्छा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना बन गया, 2F स्क्वायर प्लस ये F और ये F, 2F स्क्वायर बन गया, ये भी भाई 2 पहले से F इंटू F, F स्क्वायर, cos 60 1/2, cos 60 1/2, इस 2 से ये 2 कट, यहाँ क्या बचेगा, ओनली F स्क्वायर। सो अगले केस में क्या होगा, 2F स्क्वायर प्लस ये क्या बच गया, ओनली F स्क्वायर, तो टोटल क्या होगा 3F स्क्वायर अंडर रूट, उसको अंडर रूट से बाहर निकल जाओ, तो F नेट इज इक्वल टू F स्क्वायर बाहर आके F बन गया और अंडर रूट में 3 रह गया।
ये आ गया आपके नेट फोर्स, ये आ गया आपके नेट फोर्स। अच्छा, F तो अपन ने एज्यूम किया था ना, F तो अपन ने एज्यूम किया था, तो आंसर क्या होगा? F की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो F नेट इज इक्वल टू, वेक्टर नहीं लगाना फिलहाल, √3 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, √3 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये जो शेप बेसिस सवाल है ये सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा, मैं आपको ज्यादा नहीं करवाऊंगा, रीजन ये है कि इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको इसमें वेरिएशन क्या दे सकता है, सुनो। पहला वेरिएशन ये दे सकता है कि यहाँ पर 2 चार्ज माइनस दे दिया, 1 प्लस दे दिया, मतलब, या फिर 2 प्लस दे दिया, 1 माइनस चार्ज दे दिया, तो भी आपको कैसे निकालना है, सेम प्रोसीजर सोल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे दिया 1 माइनस कर दे दिया, बाकी 3 सेम दे दिए, मतलब या तो 3 प्लस दे देगा और 1 माइनस दे देगा, या फिर 3 माइनस दे देगा और 1 प्लस दे देगा, तो भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये मेथड इसका ये रहेगा। इस ट्रायंगल की जगह आपको स्क्वायर दे देगा, ट्रायंगल की जगह आपको स्क्वायर दे देगा, तो वहां पर भी आपको उसको सोल्व करना है सेम मेथड से, है ना, कि एक कोई भी एक चार्ज को उठा लेगा और वहां पे आपको सवाल पूछेगा, बस आपको उसकी ज्योमेट्री आना चाहिए कि ट्रायंगल में आपको यहाँ पर देखो ये सीधी साइड मिल गई ए, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में जैसे मान लो रेक्टेंगल का एक एग्जांपल लिख बताता हूं मैं आपको, सॉरी, रेक्टेंगल का एग्जांपल मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब मैंने पूछा इस बी पर लगने वाले कुल आवेश का परिमाण ज्ञात करो। मैंने क्या बोला, इस बी पर लगने वाले कुल आवेश का परिमाण ज्ञात करो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि बी आवेश पर लगने वाले कुल बल का परिमाण, सेम आपको करना है कि बी आवेश जो है यहाँ पे बी आवेश है, मान लो ये सब प्लस क्यू मान लिया मैंने, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, सब दो प्लस क्यू। तो मैं क्या बोला मैंने कि बी आवेश पर लगने वाले कुल बल का परिमाण ज्ञात करो। तो बी आवेश पर ए के कारण इस तरीके से बल, सी इधर रिपेल करेगा, डी इधर रिपेल कर देगा, तो आपको निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा आराम से। थीटा की जगह पहले यहाँ 60 रखा था, यहाँ ये देख 90 किलो खत्म, ठीक है। या फिर प्लस क्यू की जगह मान ली यहाँ माइनस क्यू रख देता हूँ, और वेरिएशन आ गया। अब क्या होगा, ये सी इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया बेटा, माइनस आ गया, तो सी क्या है, प्लस क्यू है, तो ये अपनी तरफ बुलाएगा, ए वाला अपनी तरफ बुलाएगा और डी वाला अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये डायगोनल बन जाएगा। ये वाली साइड तो सेम थी, ए है ना, ये क्या बन जाएगा, डायगोनल विकर्ण बन जाएगा इस वर्ग का। अब वर्ग का विकर्ण दिया जाता है √a से, इस तरीके से। तो आपको वेरिएशंस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएशन से घबराना नहीं है, वेरिएशंस को आपको सोल्व करना है। इस तरीके के सवालों को सोल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि सिर्फ ड्राइंग बना लो। इस तरीके के सवालों को सोल्व करने का सबसे इजी तरीका ड्राइंग बनाओ, वो क्या कह रहा है, किस तरीके से आवेश उसने बनाए हुए हैं, और उसके बाद आप इस तरीके से किसी भी बिंदु आवेश जिस पर भी आपको बल निकालना है उसकी इस तरीके से ड्राइंग बना लो। इस तरीके से ड्राइंग बनने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मुझे आगे करना क्या है, ठीक है। नोट डाउन करो। अच्छा, मुझे इसी पैटर्न पर एक तरीके का क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक में। मान लो कि आपको चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सममित तरीके से। सममित तरीके का मतलब कि जैसे हर कोने पर बराबर चार्ज है, हर कोने पर क्या है, बराबर चार्ज। जैसे यहाँ प्लस क्यू, त्रिभुज मान लो, यहाँ प्लस एज्यूम किया, ये माइनस, ठीक है। गोला मान लो धातु का कोई, इस पर कौन सा मान, प्लस मान लेता हूँ, सरफेस पर प्लस 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 प्लस, पूरा धनावेशित गोला। अब ये सब क्या है, सममित आकृतियां हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन सब पर जो आवेश है वो भी क्या समान है, देख वैल्यू भी समान है, क्यू 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 क्यू, और नेचर भी समान है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, और समान रूप से वितरित है। अगर इस तरीके का केस आए और आपसे अंदर जाके पूछे, मान लो इन सबके सेंटर पर मैंने एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ रख दिया, मान लो माइनस क्यू रख दूं, आपकी इच्छा प्लस क्यू रख दो, प्लस क्यू रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू रख देता हूँ। अब वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा इस
वर्ग के केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, इस पर लगाया गया कुल बल ज्ञात करो। इस पर लगाया हुआ कुल बल ज्ञात करो। तो आंख मींच के कुल बल कितना होगा 0। आंख मींच के इस पर भी कुल बल कितना होगा 0। आंख मींच पर इस अंदर वाले आवेश पर भी कुल बल कितना होगा 0। क्यों? इसका एग्जांपल ले लेते हैं। किसका? चलो इसका ले लेता हूं, सुना बात को, इस वाले एग्जांपल को। ठीक है, इस वाले प्लस क्यू चार्ज को ड्राइंग बनाते हैं अपन। मान लो ये प्लस क्यू, ये वाला किधर बोल लगा रहा है? इधर लगा रहा है, बिल्कुल इधर लगा रहा है। ये वाला आवेश इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये वाला आवेश इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये वाला आवेश इस तरफ फोर्स लगा रहा है। क्या चारों की दिशाएं विपरीत है एक दूसरे की? बिल्कुल है। अच्छा, इन सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका और इसका वैल्यू बराबर है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फोर्स कितना है 0। नेट फोर्स कितना है 0। लेकिन अगर वो ऐसा पूछे कि इस अंदर वाले आवेश पर इस वाले आवेश के द्वारा लगाया गया बल, कोई पर्टिकुलर एक आवेश दे दे और उसके द्वारा लगाया गया फोर्स, तो फिर आपको सोल्व करने को जाना है। बाकी अगर ऐसे दे तो डायरेक्ट 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सोल्व करो। ये भी लिख लो चाहो तो कि इन सभी वाले केस में क्या होगा, केंद्र पर, ऐसे लिख देता हूं, केंद्र पर रखे आवेश कैपिटल क्यू पर कुल बल कितना होगा इक्वल टू 0। इन सब केस में कुल बल कितना होगा इक्वल टू 0। कुल बल कितना होगा बेटा इक्वल टू 0। ओके, इस पैटर्न को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब एक पैटर्न और आता है कि आवेश साम्यावस्था में, इस तरीके का आपको सुनने को मिलेगा। क्या सुनने को मिलेगा आपको? कि कोई एक आवेश साम्यावस्था में है। साम्यावस्था का मतलब क्या है बच्चों? सुनना बात को, आवेश क्या है साम्यावस्था में है, या ऐसे लिख देता हूं आवेश की साम्यावस्था। आवेश की साम्यावस्था, आवेश की साम्यावस्था अर्थात कहने का मतलब ये, या इसको इंग्लिश में मिलते हैं चार्ज इन इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? चार्ज इन इक्विलिब्रियम, और हिंदी में बोलेंगे आवेश की साम्यावस्था। आवेश मान लो, मैं ऐसा बोला, क्या बोला कि ये कैपिटल क्यू आवेश है। क्या है? कैपिटल क्यू आवेश है, और ये काय में है साम्यावस्था में है। काय में है साम्यावस्था में है। अर्थात कहने का मतलब ये कि इस पर लगने वाला कुल बल, इस क्यू आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना होगा 0 होगा। इस क्यू आवेश पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल किसके तुल्य होगा? एफ नेट की बात करो तो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। कुल बल क्या होगा? 0 होगा। जैसे देखो अभी मैंने क्या किया था, एक वर्ग के केंद्र पर आवेश रख दिया, तो केंद्र पर रखा हुआ आवेश क्या था? साम्यावस्था में था। केंद्र पर रखा आवेश क्या था? साम्यावस्था में था। वो रीजन समझ में आया कि क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया कि क्यों, इसका मतलब साम्यावस्था पर जो आवेश पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? 0 होगा। कुल बल 0 होगा। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों? वो ये बोलेगा आपको, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है प्लस क्यू, इसको मान लेता हूं मैं। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा प्लस का 4 क्यू चार्ज है। एक प्लस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू प्लस 4 क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लो स्मॉल आर है। इन दोनों के बीच की दूरी मानने की क्या जरूरत है, हम तो यही मानता है स्मॉल आर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा आओ मैदान जंग में, आ रहे हो तो आ रहा है सर, आप चलो मानते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, कब वो क्वेश्चन में क्या कहेगा कि इन दोनों आवेशों के मध्य
एक मैं तीसरे चार्ज कैपिटल क्यू को लेके आता हूं, इन दोनों आवेशों के मध्य एक तीसरे चार्ज कैपिटल क्यू को लेके आता हूं, और मान लो उसे मैं यहां कहीं रखता हूं, यहां रख दिया, मान लो उसे मैंने यहां पे कहीं पे रख दिया, प्लस क्यू ले लो माइनस क्यू ले लो, जो आपकी इच्छा है, मैं प्लस क्यू ले रहा हूं, ठीक है। सो कि अब वो पूछेगा कि इस क्यू चार्ज से इसको स्मॉल एक्स कितनी दूरी पर रखूं कि ये क्यू चार्ज क्या हो जाए, साम्यावस्था में हो जाए। तो क्या पूछेगा, अब वो क्वेश्चन किस तरीके से देगा कि इन दोनों आवेशों के मध्य तीसरे आवेश, या ऐसे लिख दूं, वह दूरी ज्ञात कीजिए, वह दूरी ज्ञात कीजिए ताकि आवेश Q साम्यावस्था में आ सके, अच्छा बच्चों ये दूरी जो है, ये दूरी यहां से भी हो सकती है और यहां से भी हो सकती है, इधर से भी मेजर कर सकता हूं, इधर से भी। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि प्लस क्यू से मेजर करनी है, प्लस 4Q से मेजर करनी है, Q1 से मेजर करनी है, Q2 से मेजर करनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करें, और चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। मान लो मैंने यहाँ से एज्यूम कर लिया और मुझे ये पूरी डिस्टेंस पता है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्या रखूँ, r माइनस एक्स रख दूंगा, ये ले r माइनस स्मॉल एक्स रख दिया, खत्म। भाई अगर यहाँ मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया और मैंने कहाँ से एज्यूम कर लिया, Q से, तो Q से एज्यूम किया x, Q से एज्यूम किया x, अब उसने पूछा क्या था 4Q, तो क्या दिक्कत है यार, x मान लो मेरे पास है 10 मीटर और r से 20 मीटर, तो कितना हो जाएगा आंसर, 20 माइनस 10 मीटर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब वो दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बात करो इस वाले फोर्स पर बचा, इस वाले, अब मुझे किसकी बात करनी है, इसको लेके चलना है। सो इस प्लस क्यू फोर्स पर ये मान लेता हूँ 1 पोजीशन और ये मान लेता हूँ 2 पोजीशन, एक मान ली 1 पोजीशन और एक मान ली 2 पोजीशन, एक मान ली 1 पोजीशन और एक मान ली 2 पोजीशन। तो क्या होगा बच्चे, इस 1 से जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस 1 से इस वाले चार्ज की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं आ रहा हूँ मैं, ओनली यहाँ तक बात करो। इस 1 से प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल है वो इस तरफ होगा, F1Q, F1Q ऐसे लिख दिया मैंने इसको, F1Q। तो इस 1 से इस Q पर लगने वाला बल इस तरफ होगा, ठीक है। इस तरफ क्यों होगा सर, अरे भाई ये भी प्लस का ये भी प्लस का, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो दूर फेंकेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, ठीक है साहब, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो अब मान लो मैं निकालता हूं F1Q की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, F1Q के Q1 की जगह क्या रखूंगा, Q रख दिया मैंने, Q2 की जगह कैपिटल Q रख दो सर, R स्क्वायर की जगह कितना रखूं, R स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह क्या रखूं, x स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह क्या रखा मैंने, x स्क्वायर रखा। क्यों रखा x स्क्वायर, x स्क्वायर रखने का मीनिंग है क्योंकि मैंने x स्क्वायर में एज्यूम की, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी एज्यूम की है, x एज्यूम की है, तो मैंने x स्क्वायर रख दिया, ठीक है। F2Q, अच्छा इस वाले आवेश पर, किस वाले आवेश पर, प्लस Q आवेश पर इस चार्ज नंबर 2 के कारण जो बल लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, अरे भाई ये भी प्लस 4Q मिल गया और ये भी प्लस Q मिल गया, तो ये बल किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, F2Q ये किधर लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, और अगर ये इस तरफ लगा रहा है, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r माइनस एक्स के Q1 की जगह Q रख दिया, Q2 की जगह क्या रखूं, 4Q, Q2 की जगह क्या लिखा, 4Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी r माइनस एक्स, तो मैंने r माइनस एक्स का होल स्क्वायर रख दिया, स्क्वायर क्यों, के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, r माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा आवेश के इसने क्या बोला, ये क्यों आवेश जिसकी आप बात कर रहे हो ये क्या है, साम्यावस्था में, साम्यावस्था है मतलब नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स 0 है इसका मतलब इधर देख, इधर पे लग रहा है F1Q और इस तरफ लग रहा है F2Q। अब ये नेट फोर्स कब 0 होगा, जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। भाई ये एक बॉक्स है
इस पर 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और इस पर 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, क्या ये ब्लॉक अपनी पोजीशन से हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पे दोनों तरफ लगने वाले बल क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये ब्लॉक क्या है? साम्यावस्था में है। अब ब्लॉक की जगह चार्ज को ले, चार्ज साम्यावस्था में है, चार्ज साम्यावस्था में है मतलब इस तरफ दोनों तरफ जो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं वो क्या है? बराबर है। यानी कि F1Q और F2Q आपस में बराबर है। F1Q और F2Q आपस में बराबर है। KQ Q अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखो यहां से, K Q 4Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कट, Q से Q कट और ये कैपिटल Q से कैपिटल Q भी कट, तो आंसर क्या आ जाएगा? इस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूँ, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे लिखा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बच गया? ओनली 4। इसको मैं पूरा ये स्क्वायर में तो मैं इसको होल स्क्वायर में कर देता हूँ, R माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अरे भाई ये दोनों अलग अलग स्क्वायर में थे तो मैंने इसको होल स्क्वायर में कर दिया, इज इक्वल टू प्लस का 4। अब जब अंडर रूट लूंगा तो 4 का अंडर रूट क्या होगा? R माइनस एक्स अपॉन स्मॉल x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्या आया? प्लस माइनस 2। अब एक बार प्लस 2 लेके देखो और एक बार माइनस 2 लेके देखो, वैल्यू निकालो। तो आप जब अब मैं निकालू कहाँ यार, चलो एक बार मैंने लिया r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 लेके देखता हूँ, क्या लेके देखता हूँ? माइनस 2। तो सोल्व करो, आंसर कितना आना चाहिए? r माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x। सो x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? x इज इक्वल टू कितना है? माइनस r। जब a r माइनस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? माइनस 2 रखोगे, सो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस r आएगी। क्या आएगी? माइनस r। x की वैल्यू माइनस r आने का मतलब आवेश को कहाँ रखा होना चाहिए? यहाँ रखा होना चाहिए, इधर पीछे। r तो है ठीक है, लेकिन कहाँ? माइनस r तो किधर होना चाहिए? पीछे होना चाहिए। तो क्या पीछे रखा हुआ है क्या? नहीं रखा हुआ। चार तो इन दोनों के बीच में रखा हुआ, प्लस क्यू तो कहाँ रखा हुआ है? इन दोनों आवेशों के मध्य में रखा हुआ, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब आप क्या करो, माइनस 2 की जगह अब क्या ले लो? प्लस 2 लेके देखो, सोल्व करो। r माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 2, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा 2x बन गया, ये x वापस से इधर जाएगा तो क्या बनेगा? r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस x बोले तो 3x। इसको इधर लिख देता हूँ, ये इस माइनस एक्स को किधर लेके चला गया? इधर लेके चला गया, तो माइनस एक्स किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस एक्स में। सो r इज इक्वल टू 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। तो r की वैल्यू कितनी आएगी? 3x। तो x की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, तो x की वैल्यू आएगी r/3। x की वैल्यू कितनी है? r/3। यानी कि इस छोटे वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे रखना है? r/3 डिस्टेंस पे इसको चार्ज को रखना है। अगर x इक्वल टू r/3 यानी कि इस छोटे वाले चार्ज आवेश से इस बड़े q प्लस q आवेश को r/3 डिस्टेंस पे रखोगे तो ये आवेश क्या हो जाएगा? साम्यावस्था में जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेश साम्यावस्था में जाएगा। ठीक है। अब दूसरा पैटर्न, इसमें वेरिएशन क्या कर सकते हैं बच्चों को? इसमें वेरिएशन ये कर सकता है कि एक प्लस दे दे, एक माइनस दे दे, दोनों अपोजिट दे दे, तो क्या बीच में रखोगे क्या आवेश को? सुनना बात को सुन कि उसने क्या किया, यहां दोनों तरफ प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, आवेश कहां आएगा? बीच में आएगा। लेकिन मान लो एक प्लस क्यू दे दिया और एक माइनस 4 क्यू दे दिया, क्या अब आप आवेश को प्लस बीच में रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि देख ये प्लस वाला भी क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। करेगा? बिल्कुल करेगा। सॉरी, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस वाला क्या करेगा? अपने इसको रिपेल करेगा, यानी कि इस तरफ करेगा। F1Q की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ रिपेल कर रहा है। अच्छा ये माइनस वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये जो 2 वाला फोर्स है ये भी इस तरह लगेगा, F2Q। ये भी किधर लग रहा है? इधर। F2Q भी किधर लग रहा है? इस तरफ। और F1Q भी किधर लग रहा है? इस तरफ। दोनों बल, ये दोनों बल क्या सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं? अब सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जब अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं
तो क्या ये बल कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं या समान दिशा में अगर बल लग रहे हैं तो क्या वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और कभी नहीं करेंगे तो क्या नेट फोर्स जीरो आएगा? क्या नेट फोर्स जीरो आएगा? कभी नहीं आएगा। इसका मतलब अगर असमान आवेश हो, ये तो क्या है, समान आवेश है, प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन असमान आवेश हो या विपरीत आवेश हो, विपरीत आवेश बोले तो एक प्लस और एक माइनस हो, तो आपको क्या रखना है, जो तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना आप, जो तीसरा चार्ज लेके आ रहे हो ये प्लस क्यू, ये आपको हमेशा इससे बाहर रखना है, बीच में ना रख के कहाँ रखना है, साइड में रखना है, या तो यहाँ रखो या यहाँ रखो, वो बात की बात है, पर कहाँ रखना है, हमेशा साइड में रखना है। ठीक है, करो इसको नोट डाउन। ये आखिरी पैटर्न था हमारा। अच्छा बच्चों, अब जो नेक्स्ट पैटर्न है, या सॉरी नेक्स्ट पैटर्न क्या, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्थिर विद्युत की बल की सीमाएं, मतलब कहां आप इस बल को अप्लाई कर सकते हो और कहां कहां आप इस बल को अप्लाई नहीं कर सकते। एक बच्चों, अभी तक जितने भी हमने जिस जिस केसेस में हमने स्थिर विद्युत की बल को अप्लाई किया है वो सब केसेस कैसे थे, बिंदु आवेश के थे। किसके थे? बिंदु आवेश। किसके थे? बिंदु आवेश, अर्थात पॉइंट चार्ज, इंग्लिश में बोले तो पॉइंट चार्ज। अच्छा, बिंदु आवेश क्या होता है बच्चों, या पॉइंट चार्ज क्या होता है? मतलब एक बड़े से स्पेस में, एक बड़े से स्पेस में एक छोटा सा चार्ज, एक बड़े से स्पेस में एक छोटा सा चार्ज, मानो इतना बड़ा स्पेस और एक यहाँ पर छोटा सा चार्ज, ये इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। इसको क्या बोलोगे, पॉइंट चार्ज। सपोज एक मेरे हाथ में एक बड़ी सी फुटबॉल है, ठीक है, और एक और सामने वाले किसी स्टूडेंट के पास में भी एक फुटबॉल है, तो क्या हम दोनों उस फुटबॉल को पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते सर। पॉइंट चार्ज तो आपने बताया बड़े से स्पेस में छोटा सा चार्ज, लेकिन फुटबॉल तो भाई साहब बहुत बड़ी। अब मान लो उसी फुटबॉल वाले लड़के को मैंने बहुत दूर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बहुत दूर भेज दिया, बोले तो 1000 किलोमीटर भेज दिया। कितना भेज दिया? 1000 किलोमीटर। अगर 1000 किलोमीटर दूर मैंने भेज दिया, बिल्कुल स्ट्रेट भेजा है, बिल्कुल स्ट्रेट भेजा है, अब क्या वो मेरी फुटबॉल को देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। इतनी दूरी पर भेज दिया कि वो मेरी फुटबॉल को देखने में कैपेबल है। क्यों? वहां से उतनी दूरी से उसे फुटबॉल की साइज बिल्कुल छोटी दिखाई देगी, इतनी बिल्कुल छोटी दिखाई देगी, बिल्कुल छोटी दिखाई देगी। इसका मतलब अब वो बच्चा मेरी फुटबॉल को क्या बोल सकता है? पॉइंट चार्ज बोल सकता है। क्या बोल सकता है? मेरी फुटबॉल को पॉइंट चार्ज। यानी कि पॉइंट चार्ज बच्चों किस पे डिपेंड भी कर रहा है? डिस्टेंस का खेल है। पॉइंट चार्ज के लिए किसका खेल है? डिस्टेंस का। कहने का मतलब अब देखो, फुटबॉल की साइज के कंपैरिजन में वो बच्चे की दूरी बहुत ज्यादा थी। फुटबॉल के साइज के कंपैरिजन में वो जो फुटबॉल का डायमीटर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। फुटबॉल का जो डायमीटर है वो कितना होगा? 20-30 सेंटीमीटर। लेकिन जो दूरी थी वो कितनी थी? 1500 किलोमीटर की। तो दोनों में कंपैरिजन में काफी कम है। 1000 के कंपैरिजन में, 1000 किलोमीटर के कंपैरिजन में 20 सेंटीमीटर बहुत कम है। तो ऑब्वियसली बात है उस बच्चे को वहां खड़ा होके जो मेरी फुटबॉल है वो पॉइंट चार्ज की दिखाई देगी, पॉइंट साइज की दिखाई देगी। ठीक है, तो जो पॉइंट बिंदु आवेश है वो बिंदु आवेश क्या है? एक बड़े से स्पेस में, एक बड़े से स्पेस में, बड़े से स्पेस में छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा आवेश, छोटा सा बड़ा सा, छोटा सा नन्हा सा आवेश। मतलब अगर मान लो कोई दो आवेशों के मध्य की दूरी बहुत बड़ी कर दी है, दो आवेशों के मध्य में दूरी इतनी ज्यादा कर दी जाए कि उस आवेश की तुलना में, उस आवेश के साइज की तुलना में वो दूरी बहुत ज्यादा हो, तो वो आवेश भी क्या हो जाएगा? बिंदु आवेश हो जाएगा। तो ये सारे जो अभी तक हमने सवाल पढ़े हैं, किए हैं, अंकित प्रश्न जितने भी हल किए हैं, ये सब किसके लिए किए हैं? बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। अब वो क्या बोलते हैं, टॉपिक क्या लेंगे? सीमाएं। किसकी सीमा? आपके बगल में जो रहती है सर, नहीं वो सीमा नहीं। क्या इंग्लिश में डाल दो यार, इतना तो अभी मेरे को सीमाएं लिखने में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। लिमिटेशंस। क्या? लिमिटेशन। तो पहली लिमिटेशन है, मान लो इस तरीके से दो बड़े आवेश रखे हुए हैं, ये इतना बड़ा आवेश और एक ये इतना बड़ा आवेश, मान लो दो बड़ी फुटबॉल,
2 बड़ी फुटबॉल। वो तो बाकी सब ठीक है, आवेश बड़ा है वो तो चलो समझ में भी आ गया, लेकिन ये आवेश पास पास और रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं। तो क्या यहाँ पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हो? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत की बल, स्थिर विद्युत की बल वृहद आवेशों के लिए, बड़े आवेशों के लिए, वृहद मतलब बड़े आवेश, एक्सटेंडेड चार्जेस जिसे बोलते हैं, वृहद आवेश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंडेड चार्जेस। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए मान्य नहीं है, मतलब वो काम ही नहीं करेगा। कुल मिला के स्थिर विद्युत की बल यहाँ पे काम नहीं करेगा, पहली सीमा। अच्छा, फिर इसके लिए कैसे सोल्व करेंगे? इसके लिए आप चैप्टर के लास्ट में पढ़ने वाले हो गाउस की नियम। भाई साहब ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे हम, गाउस की नियम पढ़ने वाले। दूसरा, अगर मान लो दो आवेश विश्रामावस्था में है, दो आवेश विश्राम अवस्था में है, ये मान लो Q1 और ये Q2, ये दोनों आवेश क्या है? विश्राम अवस्था में है। या फिर एक आवेश विश्राम अवस्था में, ये विश्राम में है, और ये भी विश्राम अवस्था में है, मतलब दोनों आवेश क्या है? रुके हुए हैं, स्थिर हैं। या फिर एक आवेश विश्राम अवस्था में है और दूसरा आवेश Q2 वो गति कर रहा है। वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। एक आवेश विश्राम अवस्था में है और दूसरा आवेश गति कर रहा है। इन दोनों केसेस में आप स्थिर विद्युत की बल को अप्लाई कर सकते हो। स्थिर विद्युत की बल इन दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है, इन दोनों के लिए मान्य होगा, इन दोनों के लिए मान्य होगा, इन दोनों केसेस में वो बल मान्य होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये दोनों आवेश क्या है? गतिमान है। ये भी गतिमान है, शक्तिमान नहीं, गतिमान है, और ये भी गतिमान है। दोनों आवेश क्या कर रहे हैं? निरंतर रूप से गति कर रहे हैं। चाहे वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहे हो, मतलब किसी त्वरण के साथ में गति कर रहे हो, किसी वेग के साथ में गति कर रहे हो, किसी चाल के साथ में गति कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पर फिलहाल क्या है? मुझे इतना पता है कि दोनों आवेश क्या है? गतिमान है। तो क्या यहां पर मैं स्थिर विद्युत की बल लगा सकता हूं? तो आंसर होगा कभी नहीं। यहां पर स्थिर विद्युत की बल मान्य, ठीक है, यहां पर स्थिर विद्युत की बल मान्य नहीं होगा। यहां पर स्थिर विद्युत की बल मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, स्थिर विद्युत की बल का फॉर्मूला क्या है? F = K Q1 Q2 / R²। F = K Q1 Q2 / R²। ठीक है सर, हो गया। अब K कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट है। Q1 और Q2 की वैल्यू भी कांस्टेंट मिल जाएगी आपको, 10 कूलम 15 कूलम, वो भी हो गया। अब R की बात करते हैं, ठीक है। मान लो 1 सेकंड पर इन दोनों के बीच की R थी 15 मीटर। कितनी थी? 15 मीटर। थोड़ी देर में क्या होगा? ये Q2 इधर निकल गया, Q1 इधर निकल गया। क्या अब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। मतलब जब अगर दोनों कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं, दोनों निरंतर रूप से गतिमान हैं, तो क्या हर घड़ी, हर वक्त, हर पल इन दोनों के बीच की दूरियां बदलती रहेगी? इन दोनों के बीच की दूरियां बदलती रहेगी। अगर दूरी बदलेगी तो स्थिर विद्युत की बल भी बदलेगा, और ये हर क्षण होता रहेगा। ये क्या होता रहेगा? हर क्षण होता रहेगा। तो हर क्षण आपको स्थिर विद्युत की बल की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी। तो इसलिए आप इस वाले केस में स्थिर विद्युत की बल को मान्य नहीं कर सकते, यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों, आप ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। स्थिर विद्युत की बल के बारे में हमने कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ लिया है। आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं स्थिर विद्युत की बल से आप कर सकते हो अभी तक के। आपको सिर्फ पैटर्न ध्यान देना है। मैंने आपको 3 पैटर्न बताया। नॉर्मल पैटर्न, ठीक है। दूसरा पैटर्न मैंने बताया आपको वो पॉलीगन वाले, ड्राइंग वाले, कि किस तरीके से आपको ड्राइंग बना के सोल्व करना है। तीसरा पैटर्न बताया मैंने आपको साम्यावस्था वाले क्वेश्चन। तो इन तीनों ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, और जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको यहाँ बनते हैं। इस वाले लेक्चर में मैंने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कम रखे हैं। अगर आपको और न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो मैं आपको एंड स्क्रीन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंग्लिश मीडियम वाला एक लेक्चर है,
वहां पर आप जा सकते हो, वहां पर आप उसको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन करनी है तो बोर्ड के प्रिपरेशन के हिसाब से यहाँ पर इनफ है, ये पर्याप्त है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है बच्चों, हम उसमें पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र। अच्छा, विद्युत क्षेत्र में भी वापस से हम सदिश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में अब आपको सदिश के बारे में बातचीत करनी ही है, तो बेटर रहेगा कि आप सदिश वाले चैप्टर में से थोड़ा सा नॉलेज ले लें। नॉलेज मतलब एक तो इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बिल्कुल यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिट वेक्टर। दूसरा, किसी भी दो वेक्टर का एडिशन यानी कि सदिशों का योग, सदिशों का गुणा, ये सब मैं आपको आई बटन पर वेक्टर की प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करवा देता हूँ, वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट पे टच करके सारे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार है, उससे पहले आप ये सब कवर अप करें। नेक्स्ट लेक्चर होगा विद्युत क्षेत्र के ऊपर। तब तक के लिए आज की क्लास अपन यहीं डिसमिस करते हैं।